चलिए समझते हैं कि कैसे समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया आकार दिया। तो सवाल यह है कि वो कौन सी वैश्विक घटना थी। इसका जवाब शायद चौंका दे, क्योंकि यहीं से बड़े बदलाव की नींव पड़ी। देखिए, 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद भारत में एक राजनीतिक और वैचारिक खालीपन सा आ गया था। आंदोलन को एक नई दिशा चाहिए थी और नेता क्रांतिकारी समाधानों की तलाश में थे। और वो चिंगारी मिली 1917 के सफल रूसी क्रांति से। इसने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए एक नई उम्मीद जगाई। इसी के चलते नए राजनीतिक संगठन बने, जिसकी शुरुआत हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। इन पार्टियों का फोकस था जनता के मुद्दों पर, किसान, मजदूर, छात्रों और दूसरे दबे हुए वर्गों को संगठित करना। और फिर नेताओं की एक नई पीढ़ी आई जिसने इन उभरते हुए वामपंथी और समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाया। साल 1936 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लखनऊ अधिवेशन में नेहरू ने साफ तौर पर समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित कर दिया, और इसका असर भी दिखा। एक साल बाद ही फैजपुर में कांग्रेस ने अपना पहला कृषि कार्यक्रम पास किया। तो आखिर इस नई विचारधारा की मुख्य मांगें क्या थी? चलिए देखते हैं। देखिए, मांग सिर्फ अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी की नहीं थी, बल्कि आम जनता की आर्थिक आजादी की भी थी। इसमें रियासतों को खत्म करना और विदेशी कर्जों का राष्ट्रीयकरण जैसी मांगें भी शामिल थीं। मतलब निशाना सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर नहीं था, बल्कि पूंजीवाद और सामंतवाद की आंतरिक व्यवस्थाओं पर भी था। एक और बड़ी मांग थी जमीन जोतने वाले की, यानी जमीन का हक सीधा किसानों को मिले। तो अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका आखिर असर क्या हुआ? इसका असर काफी सकारात्मक था। इसने शुरू से ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और मजदूर वर्गों को आवाज दी। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। ये विचारधारा राष्ट्रवाद से पूरी तरह जुड़ नहीं पाई और आंतरिक मतभेदों का भी सामना किया। तो सबसे बड़ा योगदान ये था कि इसने आज़ादी की लड़ाई में जरूरी सामाजिक आर्थिक सवाल खड़े किए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्थिक न्याय पर हुई ये ऐतिहासिक बहसें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं।